करीब 10 साल से केंद्र की सत्ता से दूर कांग्रेस को सत्ता में वापस आने के लिए नए साझेदार चाहिए, तो उसे क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में करीब 10 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को भी अब नए साझेदारों की जरूरत महसूस होने लगी है और इसकी भी कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 303 सीटें जीती थीं, उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अब उसे भी नए नए साझेदारों की तलाश है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए नए साझेदारों की तलाश कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अपने पुराने सहयोगियों को फिर से जोड़ पाएगी? और आखिर वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी के साथ आने को तैयार हो सकती हैं? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी को आखिर नए साझेदारों की जरूरत क्यों है, इसको समझने के लिए पिछले कुछ विधानसभा चुनाव, उनके नतीजे और उन राज्यों में लोकसभा की सीटों को देखना समझना खासा दिलचस्प है। अब हालिया उदाहरण लीजिए, कर्नाटक का। 3 दलों के बीच मुख्य मुकाबला था, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। जीत मिली कांग्रेस को और हार मिली बीजेपी जेडीएस को। अब इस राज्य में लोकसभा की कुल सीटें हैं 28। 2019 में बीजेपी को 28 में से 25 पर जीत मिली थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीता था जिसे बीजेपी का समर्थन था। वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों को महज एक एक सीट ही मिल पाई थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत हुई है, तो जाहिर है कि 2019 की तुलना में बीजेपी को लोकसभा सीटें घटने का खतरा है और इसी वजह से बीजेपी को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है जो एचडी देवगौड़ा हो सकते हैं। देवगौड़ा की पार्टी से बीजेपी पहले भी गठबंधन कर चुकी है और वो भी 2-2 बार। हालांकि बीजेपी के लिए कभी वो अनुभव अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब देवगौड़ा ने अपने एक बयान में कह दिया है कि क्या देश में एक भी पार्टी ऐसी है जिसका बीजेपी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा जब पूरा विपक्ष नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा था तो एचडी देवगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी संसद के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। तो अगर जेडीएस और बीजेपी साथ आते हैं 2024 में, तो इसमें कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि जेडीएस पुरानी एनडीए का तो हिस्सा रही ही है। बाकी एनडीए का सबसे पुराना साझेदार तो पंजाब का अकाली दल है, जो फिलवक्त बीजेपी से दूर है। 1997 से ही चल रहा बीजेपी अकाली दल का गठबंधन 2020 में किसानों के आय कानून के मुद्दे पर टूट गया था। लेकिन पंजाब के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल दोनों की जो हालत हुई है, उससे शायद एक बार फिर से दोनों एक साथ आने को तैयार दिखने लगे हैं। क्योंकि पंजाब के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और अकाली दल ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो नुकसान दोनों को हुआ और भरपूर हुआ। अकाली दल को महज 3 सीटें मिली, जो पिछले चुनाव में 15 थी। बीजेपी को महज 2 सीट मिली, जो पिछली बार 3 थी। तो अब 2024 में पूरी लड़ाई 13 लोकसभा सीटों की है। दोनों ने साथ मिलकर 2019 का चुनाव लड़ा था तो दोनों को 2-2 सीटें मिली थी। लेकिन अगर दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि इस बार लड़ाई कांग्रेस से ही नहीं बल्कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से भी है, जिसे पंजाब में एक तरफा जीत मिली है। वहीं लोकसभा में भी दोनों ने मिलकर 13 में से 4 सीटें जीती थी। तो इस बार भी अपने वजूद को बचाने के लिए दोनों दल यानी कि बीजेपी और अकाली दल साथ आ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता महेश इंदर सिंह ग्रेवाल ने इसका इशारा भी किया है और कहा है कि अगर बीजेपी साझेदारों को उचित सम्मान देती है तो फिर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि इसकी झलक तो तभी दिख गई थी जब अकाली दल के सबसे बड़े नेता रहे प्रकाश सिंह बादल के निधन के वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पंजाब गए थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र भी लिखा था और कहा था कि उन्होंने एक पिता तुल्य व्यक्ति को खो दिया है। बाकी तो एनडीए के एक और पुराने सहयोगी रहे हैं
जिन्होंने साल 2018 में बीजेपी गठबंधन से बगावत की थी। नाम है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। 2018 तक उनकी और पीएम मोदी की दोस्ती की खूब चर्चा होती थी, लेकिन फिर एक दिन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ दिया। 2019 में हुए विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा, बीजेपी भी अकेले लड़ी और नुकसान दोनों को हुआ। चंद्रबाबू नायडू के हाथ से प्रदेश की तो सत्ता निकली ही निकली, लोकसभा में भी महज 3 ही सीटें मिली, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी को 175 में से 102 सीटें मिली थी और लोकसभा में भी 25 में से 15 सीटें मिली थी। बीजेपी के पास भी लोकसभा की 2 सीटें थी, लेकिन 2019 में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, न विधानसभा में और न ही लोकसभा में। तो अब 25 सीटों वाले इस राज्य में अपनी सियासी हैसियत को बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियां फिर से हाथ मिला सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव को याद करके इसका संकेत भी दे ही चुके हैं। बाकी तेलुगु एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को भी बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, ताकि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से अलग हुए राज्य तेलंगाना में भी सियासी हैसियत को बढ़ाने के लिए बीजेपी को एक साथी चाहिए ही चाहिए, जो टीडीपी और जनसेना के अलावा शायद ही कोई और हो सकता है। इसके अलावा एक और राज्य है 2024 में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, और वो राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी और जदयू साथ में थी। रामविलास पासवान की लोजपा भी तब टूटी नहीं थी, तो 40 में से 39 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो गया। अकेले बीजेपी को 17 सीटें मिली, 16 सीटें जेडीयू को मिली और 6 सीटें लोजपा को। लेकिन अब नीतीश की जेडीयू बीजेपी से अलग है और लोजपा भी चाचा भतीजे के बीच टूट चुकी है। तो नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ आने वाले हैं नहीं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश कम से कम चाचा भतीजे को मिलाकर पूरी लोजपा को एक साथ लाने की है। हालांकि चिराग पासवान भी बीजेपी के ही साथ हैं और उनके चाचा पशुपति पारस भी, लेकिन चाचा भतीजा एक दूसरे के साथ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो ही चुके हैं, तो उन्हें भी साथ रखने की कवायद है ही है। नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह तो बाकायदा बीजेपी में शामिल हो ही चुके हैं। बाकी जीतन राम मांझी से लेकर मुकेश सहनी तक को साथ लाने की कवायद बीजेपी कर रही है, क्योंकि वहां नुकसान साफ साफ दिख रहा है और बड़ा नुकसान दिख रहा है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहां की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने अकेले ही 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, और यह तब था जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, जिसमें सपा को 5 और बसपा को 10 लोकसभा सीटें मिली थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। सपा बसपा का गठबंधन टूट गया है। सपा का साथ देने वाले कुछ और छोटे दल भी छिटके हैं। ऐसे में बीजेपी पुराने सहयोगी रह चुके ओम प्रकाश राजभर को फिर से मनाने की कोशिश कर सकती है, ताकि पूर्वांचल की 5-6 सीटों पर जीत को सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का प्रभाव साफ तौर पर दिख चुका है, जिनके साथ आकर सपा ने कुछ जिलों में तो बीजेपी को खाता भी नहीं खोलने दिया था। बाकी तो पुराने सहयोगी हैं ही अभी बीजेपी के साथ। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल हैं, लेकिन आंखें तो दिखाते ही रहते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाले शिवसेना साथ में है ही। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हो ही चुका है। लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके सीटें कितनी देगी बीजेपी को, ये अभी अलग बात है। बाकी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री वाईएसआर और मायावती से लेकर गुलाम नबी आजाद तक ऐसे कई नेता हैं जो भले ही बीजेपी से गठबंधन न कर रहे हों, लेकिन ज़रूरत के वक्त वो मदद बीजेपी की ही करेंगे, और सरकार बनाने के लिए सांसद कम पड़े तो अपनी अपनी शर्तों पर समर्थन के लिए बड़े आराम से राजी हो जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।